नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 जून को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार प्रसार कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम घर पर रहकर ही परिवार के साथ योग की संकल्पना के साथ संपन्न किया जाए। मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा बैठक के दौरान आयुष विभाग ने एक प्रस्तुतिकरण भी किया, जिसमें बताया गया कि 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयुष मंत्रालय और भारत सरकार की ओर से सुबह 7:30 बजे के करीब दूरदर्शन पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का प्रसारण होगा। सीएम योगी ने मंगलवार को टीम 9 के साथ बैठक की। इस बैठक में एक्सप्रेसवे पर आए दिन होते सड़क हादसों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक ट्रोमा सेंटर बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना पर तत्काल चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसके किनारे ट्रॉमा सेंटर बनाने की जरूरत बेहद ज्यादा है। सबसे पहले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक ट्रोमा सेंटर की स्थापना कराई जाए। इसके बाद चरणबद्ध रूप से अन्य एक्सप्रेसवे पर भी ट्रोमा सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार घटित होते हादसों को देखते हुए इस बात का फैसला किया है और ये फैसला बेहद अहम मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए। कोरोना वायरस संक्रमण के सेकेंड स्ट्रेन का असर कम होने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार धीरे धीरे राहत दे रही है। प्रदेश के सभी 75 जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटाने के बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने नाइट कर्फ्यू में भी थोड़ी राहत दी है। इसके साथ ही कुछ बंदिशों के साथ रेस्टोरेंट, पार्क और स्ट्रीट फूड की दुकानों को भी 21 जून से खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही सीएम योगी ने कहा 21 जून से रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू में और छूट दी जाएगी। प्रदेश सरकार का अब रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक प्रभावी होगा। प्रदेश के हर जिले में कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही रेस्टोरेंट और 50% क्षमता के साथ इनको खोला जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन के साथ रेस्टोरेंट और मॉल को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। इसी तरीके से तमाम और चीजों की भी अनुमति होगी, लेकिन ये अनुमतियां नियमों से बंधी हुई होंगी। तो 21 जून से 50% क्षमता के साथ शहर कुछ हद तक गुलजार नजर आएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से। अविनाश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ग्राउंड जीरो से कितना तैयार उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है? क्योंकि इंस्ट्रक्शंस तो 21 तारीख के दे दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है हम तैयार कितना है। बिल्कुल, आपको बता दें यूपी में कोरोना के केस लगातार एक बार फिर से आपने देखा होगा दूसरी में कम हो रहे हैं, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की जिसमें साफ तौर पर 21 जून से जो सभी मॉल हैं और रेस्टोरेंट हैं उनको खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही जो रोजाना कमाने खाने वाले रेवड़ी पटरी दुकानदार हैं, जिनका समय अभी तक कोरोना कर्फ्यू में 7 बजे तक था, उसे बढ़ाकर अब 9 बजे कर दिया गया, यानी रात 9 बजे तक जो मॉल हैं रेस्टोरेंट हैं वो 21 जून से खुल सकेंगे। साथ ही अगर एक अच्छा 1 से लगा के 8 तक जो स्कूल है उसमें आवश्यकता अनुसार जो शिक्षक है उनको आने की अनुमति दी गई है। अभी तक छात्र और छात्राओं के लिए अभी जो अगला आदेश आएगा उस तक अभी तक इस तरह काम नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो अविनाश ग्राउंड जीरो से जुड़े, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सब तैयार जरूर हैं, लेकिन अब लोगों की जिम्मेदारी, यानी कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि सुविधाएं दी गई हैं इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत करवट लेने लगी है। बहुजन समाज पार्टी से निलंबित 11 विधायक अब एकजुट हो गए हैं।
इन सभी ने लालजी वर्मा के नेतृत्व में नया दल भी बनाने का फैसला कर लिया है। बसपा से निलंबित 9 विधायकों ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के लिए वो पहुंचे हुए थे। राज्यसभा चुनाव में बसपा से बगावत करने के बाद निलंबन झेल रहे श्रावस्ती के विधायक असलम रायनी ने कहा कि बसपा के बागी सभी 11 विधायक मिलकर अपनी नई पार्टी बनाएंगे। रायनी ने कहा कि हमारे नेता लालजी वर्मा होंगे, उनके साथ ही रामचल राजभर भी हमारे साथ हैं। हम लोग तो लालजी वर्मा को पार्टी का मुखिया ही बनाएंगे। 11 विधायक अब एक साथ हैं। अभी हमारे पास एक विधायक की कमी है। जैसे ही हमारे पास एक विधायक यानी कि 12 विधायक पूरे हो जाते हैं, हम एक पार्टी जरूर बनाएंगे। तो ये जो ऐलान किया है असलम रायनी ने, ये बहुत सोचनीय है। और सपा प्रमुख से जिस तरीके से मुलाकात हुई है, इसमें भी बहुत सारे संकेत छुपे हुए हैं, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव बहुत बार कह चुके हैं कि वो छोटे छोटे दलों को मिला करके ही एक मजबूत गठबंधन की ओर देखेंगे, ताकि 2022 का जो रण है वो जीता जा सके। अयोध्या की जमीन खरीद विवाद पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में जमीन खरीद में घोटाले के संबंध में लगाए जा रहे आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया है। ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों ने बताया कि एक दिन पहले राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा के सामने भी इस विवाद के बारे में विस्तार से पक्ष रखा गया था। ट्रस्ट की ओर से अपनी रिपोर्ट में बताया गया है कि जमीन की खरीद में सभी नियमों का खास ख्याल रखा गया है, किसी भी तरह की कोई अनियमितता नहीं है। ट्रस्ट की ओर से यह भी बताया गया है कि जो जमीन ली गई है वो प्राइम लोकेशन पर है और जमीन की कीमत 1423 रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से है। ये कीमत आसपास के इलाके की जमीनों की मौजूदा कीमत से काफी कम है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल के अंकुर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरीके की पिछले दिनों लगातार उहापोह की स्थिति बनी रही, इस मसले को लेकर के अब पीएमओ तक ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है, क्या लगता है कि इसके बाद कोई निस्तारण होगा इस मामले का? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन को लेकर जो विवाद उठा है, ये विवाद निश्चित रूप से ये बहुत मतलब मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि ये सियासी है, क्योंकि जो वहां के जो जमीन के दाम है वो ऑलरेडी इतने ज्यादा है, जो वहां का सर्किल रेट है वही बहुत ज्यादा है। अगर वहां डीएम सर्किल रेट की बात करें तो वो डीएम सर्किल रेट से काफी कम है। और आपको यह भी बता दें, जिसकी जमीन है, जिसने जमीन बेची है, उसने खुद ऐलानिया इस बात को कहा है कि उसकी जमीन कम से कम 32 करोड़ की होनी चाहिए, लेकिन उसने जमीन आधे दाम में बेची है। और इसका यह कहना, बस जो आरोप लग रहा है कि 5 मिनट के अंदर जो पहले पेपर सबमिट हुए, उसके 5 मिनट के बाद जो है अचानक 2 करोड़ से 18 करोड़ कैसे हो गया, ये इस ट्रांजेक्शन को लेकर के आपत्ति हो रही है। लेकिन जहां तक मूल्य का सवाल है, मूल्य में कोई भी ऐसा हमें नहीं लगता है कि कोई बड़े मुद्दा आएगा। जो लगभग 1.25 एकड़ जमीन ली गई है, 1.25 एकड़, और इसके अलावा मंदिर के पूर्वी तरफ और मंदिर के पश्चिम तरफ दोनों तरफ जमीन लेनी बाकी है। तो अभी वहां पे उसका अध्ययन चल रहा है, वहां पे जमीन ली जाएगी। और सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अगर कहीं भी कोई जमीन ली जाए तो उसको सरकारी रेट पर जो भी सुविधाएं हो, जिसकी जमीन होगी उसको दूसरी जगह विस्थापित किया जाएगा। तो पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। और अगर इसमें ज्यादा मामला गंभीर होता तो सरकार अब तक जांच बैठा चुकी होती, लेकिन ऐसा अभी तक कहीं कोई संकेत नहीं मिले कि इसमें सरकार जो जांच बैठाने जा रही है, कुछ होने जा रहा है। तो इससे साफ साफ जाहिर है कि जमीन में अभी तक कोई भी ऐसा लांछन जो लगाया गया है उसमें कोई प्रामाणिकता मिलती हो। जी भैया, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे गाजियाबाद जिले में एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई को सांप्रदायिक रंग देने के मामले में ट्विटर दवाए सहित 9 के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दूं कि गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले ने सियासी तूल पकड़ा। तो वहीं इस पूरे मामले में राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए सवाल भी खड़े कर दिए। तो सीएम योगी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को हिदायत दे दी। उन्होंने कहा कि यूपी को बदनाम न करें। अब यूपी पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। तो
तो आपको बता दें, इस पूरे मामले में ये कहा जा रहा है कि बुजुर्ग से जय श्री राम के नारे लगवाए गए और जब उसने जय श्री राम के नारे नहीं लगाए तब उसकी दाढ़ी काटी गई। लेकिन असल में माजरा जो है वो माजरा ये निकला कि ये बुजुर्ग ताबीज बेचने के लिए आया हुआ था और इसको जिसने जालसाजी करी थी, इसके चक्कर में लोग भड़क उठे, उनकी जो ख्वाहिशें थी वो पूरी नहीं हुई, उसके बाद इस बुजुर्ग को पीटा गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख होगा आगरा का। देश भर में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे थम रही है, ऐसे में अब पर्यटन स्थलों को भी खोलने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आगरा का ताजमहल समेत सभी जो संरक्षित इमारतें हैं उनको खोल दिया गया है। आज से एक बार फिर से संगमरमरी हुस्न से लिपटे ताज के दीदार सभी कर सकेंगे। देश की सांस्कृतिक मंत्रालय ने आज से ही ताजमहल सहित देश के सभी मॉन्यूमेंट्स को अनलॉक करने के आदेश दिए हैं। ताजमहल खुलने के साथ ही स्थानीय लोगों को यह उम्मीद है कि जो उनकी जिंदगी बेपटरी हुई थी अब शायद पटरी पर आ जाए, क्योंकि पर्यटन को गति मिल सकेगी। पिछले 15 अप्रैल से स्मारकों को दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि कोरोना महामारी का प्रकोप जो है देश में विश्व में बढ़ता चला जा रहा था। अब जब स्थिति सामान्य होती जा रही है, सब चीज़ें अनलॉक हो रही हैं, तो उसी बीच में ये निर्णय लिया गया संस्कृति मंत्रालय द्वारा कि स्मारकों को भी दर्शकों के हेतु अब खोला जा सकता है। उसी क्रम में 16 जून से देश भर के सभी स्मारक दर्शकों के भ्रमण हेतु खुल जाएंगे। आगरा में भी चूंकि महत्वपूर्ण स्मारक हैं, उसी क्रम में ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, आगरा किला जैसे विश्वदा स्मारक भी हैं, तो सभी स्मारक 16 तारीख से दर्शकों हेतु खुले रहेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप रावत हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। प्रदीप, सबसे बड़ी बात है कि 61 दिनों के बाद ताजमहल खुल रहा है और लोग अब ताजमहल के दीदार एक बार फिर से कर पाएंगे। आप पूजा बता दें कि पहली लहर में 188 दिन के लिए ताजमहल बंद किया गया था और सेकेंड वेव के अंदर 61 दिन बाद ताज के दीदार हो सकेगा। और ताजमहल बंद करने के बाद में जो स्थानीय पर्यटक उद्यमी थे और दुकानदार थे, पेठा व्यापारी थे, जूता कारोबारी थे, सबका कारोबार एकदम ठप हो गया था। लगभग 1000 करोड़ के आसपास का नुकसान अनुमान लगाया जा रहा है पूजा। और आज जो ताजमहल खुला है, सुबह हम आए थे और यहाँ पर देखा लगभग एका दुका लोग ही थे, एका दो परिवारी थे, लेकिन अब थोड़ी सी भीड़, हम बिल्कुल ताजमहल के पूरी गेट पर खड़े हुए हैं। वहां पर लगातार कुछ लोग लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वो अभी चहलकदमी नहीं शुरू हुई है जो ताजमहल के लिए जानी जाती है। हमारे साथ कुछ कारोबारी हैं, उनसे जानेंगे कि कितना नुकसान हुआ है और क्या उनको ताजमहल खुलने से कुछ उम्मीद लगी है। ताजमहल खुलने से कुछ आशाएं जागृत हुई हैं। व्यापारी वर्ग तो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, उसकी आजीविका बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, बड़ी आशाएं बंधी हैं। पर्यटक आने से सारे व्यापार चालू हो पाए। अब पूजा एक बात और बता दें कि ताजमहल के साथ ही रेलवे ने भी अपनी ट्रेनों को गति देने के लिए बहुत तक इंतजाम किए गए हैं और लगातार ट्रेनों को लगातार बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो प्रदीप जुड़े, जिन्होंने बताया कि 61 दिनों के बाद सेकेंड वेव में किस तरीके से अब ताजमहल वापस से लोगों के दीदार के लिए खोल दिया गया है। अब लोग ताजमहल के दीदार कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, इसके बाद जिंदगी पटरी पर आनी शुरू हो जाएगी। तो जिंदगी का आगाज भी इसे कह सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना की दूसरी लहर का असर अब कम होने लगा है, जिसके बाद अब भारतीय रेलवे ट्रेनों को रफ्तार देने की तैयारी में जुट गया है। रेल मुख्यालय अब एक्सप्रेस के साथ ही आम यात्रियों की सुविधा के लिए पैसेंजर ट्रेनों का संचालन भी करने का मंथन कर रहा है। रेल प्रशासन ने मंडल में विभिन्न रूट पर संचालित 11 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों को दोबारा से चलाने का प्रस्ताव भेजा। इनमें सहारनपुर, लखनऊ, गजरौला, नजीबाबाद, बरेली, प्रयागराज के अलावा बरेली, मेरठ, बुलंदशहर, बालामऊ से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। मुख्यालय की सहमति के बाद पैसेंजर ट्रेनें चलने से स्टेशन पर आवाजाही और चहल पहल भी बढ़ जाएगी, लेकिन इस बीच जो महकमा है उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, क्योंकि कोविड नियमों का खास ख्याल रखना होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 22 जून को अपने पैतृक गांव परौख के संभावित दौरे को लेकर के जिला प्रशासन ने विकास कार्यों को रफ्तार देनी शुरू कर दी है। गांव में अधिकारियों ने डेरा डाल लिया है। गांव में बिजली के तारों और लाइटें लगने का सिलसिला जारी है। मिशन प्रेरणा ओजस के तहत सोलर लैंप बनाने के लिए जिले में अब महिलाओं का चयन किया गया, तो राष्ट्रपति का गांव पौरख भी शामिल किया गया। दूसरी ओर पौरख के पुराने सामुदायिक शौचालय को भी सौर ऊर्जा के जरिए रोशन किया जा रहा है। इन सब तैयारियों के बीच राष्ट्रपति भवन में मंगलवार को
कानपुर देहात के जिलाधिकारी जेपी सिंह ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से खास मुलाकात करी है। तो वहीं आगरा में बीती रात बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन प्रकाश नगर के पास मालगाड़ी का इंजन बेपटरी हो गया, जिसके बाद आगरा रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में रेल ट्रैफिक को सूचना दी गई। मालगाड़ी इंजन के पटरी से उतरने की सूचना पर रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद इंजन को पटरी पर चढ़ाया गया है। मालगाड़ी डिरेल हो गई थी और फिलहाल यहां पर बड़ा हादसा होने से बचा है। मालगाड़ी इंजन पटरी से डिरेल हुआ था। वहीं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाल ही में शराब माफिया पर खबर करने वाले एक टीवी पत्रकार की मौत पर उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस से रिपोर्ट तलब करी है। उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की रविवार को प्रतापगढ़ में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई। हालांकि विपक्षी दल और जो एडिटर्स हैं, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने राज्य पुलिस के दावे पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। आपको बता दें कि टीवी पत्रकार ने हाल ही में इलाके के शराब माफियाओं को लेकर एक खबर चलाई थी, माफ कीजिएगा। बाद में उन्होंने अपनी जान को खतरा होने की आशंका भी जताई थी। उन्होंने सुरक्षा की डिमांड भी करी थी, पुलिस को पत्र लिखकर सुरक्षा मांगी थी। पीसीआई ने मंगलवार को एक बयान में कहा है कि पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुई मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद ने मामले में खुद संज्ञान लिया है। रायबरेली के नसीराबाद थाना क्षेत्र के बभनपुर से एक महिला प्रधान की तस्वीर सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है। दरअसल इस तस्वीर में महिला ने असलहे का प्रदर्शन किया है, असलहे का प्रदर्शन करती नजर आ रही है। तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल होते ही हड़कंप मच गया। तो वहीं बताया जा रहा है कि महिला का पति एक मामले में पहले से ही आरोपी भी है। महिला प्रधान की तस्वीर धड़ल्ले से हो रही है वायरल, असलहे का प्रदर्शन करती नजर आ रही है। ये महिला प्रधान की तस्वीर वायरल हुई है। तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे बड़ी बात, इस महिला का पति एक मामले में पहले से ही वांछित है। तो इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर का दौरा करेंगे। 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बलिया और वाराणसी का भी कर सकते हैं दौरा। कोविड प्रबंधन की तैयारियों का लेंगे खास जायजा। सीएम लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। कोविड प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम अपने गृह जनपद पहुंचेंगे। 3 दिवसीय ये दौरा है और इस दौरान बलिया और वाराणसी का रुख भी सीएम कर सकते हैं। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।